नमस्कार और इस बेहद खास और विस्तृत एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं और इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। हम बात कर रहे हैं बंगाल के आर्थिक विरोधाभास की। एक ऐसा विरोधाभास जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। अगर हम आज के आंकड़े देखें तो एक बेहद कड़वी और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। पूरे भारत में लगभग 4 लाख लोग अपना जीवन यापन भिक्षाटन से करते हैं और ये जानकर बेहद हैरानी होती है कि इनमें से 1 लाख यानी पूरे 25% अकेले पश्चिम बंगाल में हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जिस राज्य ने कभी पूरे देश को दिशा दिखाई थी, आज वह माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जा रहा है। ये आंकड़े हमें इसलिए इतने ज़्यादा विचलित करते हैं क्योंकि जब भी हम बंगाल का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सत्यजीत रे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी महान विभूतियों की छवि उभर आती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? आज हम एक राजनैतिक और आर्थिक विश्लेषक के नज़रिए से उस ऐतिहासिक पतन का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक क्षेत्र जो कभी अपनी बौद्धिक और औद्योगिक क्षमता के लिए पूरे विश्व में विख्यात था, आज इतने गहरे ठहराव और अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। इस पतन की गहराई को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। ऐतिहासिक आंकड़े इतने विशाल हैं कि वे किसी भी आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक को हैरान कर सकते हैं। मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन के ऐतिहासिक शोध को अगर हम देखें तो 17वीं और 18वीं सदी का बंगाल दुनिया के सबसे समृद्ध और उन्नत क्षेत्रों में से एक था। जरा सोचिए, उस दौर में अकेले बंगाल का वैश्विक जीडीपी में 12% का भारी भरकम योगदान हुआ करता था। ढाका की मलमल और मुर्शिदाबाद का रेशम पूरी दुनिया के बाजारों में छाया हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र की महारानी क्लियोपैट्रा से लेकर रोम की रानियों तक सभी बंगाल के वस्त्र पहनना पसंद करती थीं। बंगाल के जहाज निर्माता इतने कुशल थे कि ब्रिटिश नौसेना तक उनके डिजाइन्स की नकल किया करती थी। वो एक वैश्विक व्यापार का स्वर्ण युग था। लेकिन अब उस तस्वीर को आज की वास्तविकता के साथ रखकर देखते हैं। उस विशाल वैश्विक आर्थिक शक्ति से गिरकर आज पश्चिम बंगाल भारत के 28 राज्यों में मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 27वें स्थान पर खिसक गया है, नीचे से दूसरे नंबर पर। ये केवल कुछ नंबरों या सांख्यिकी की गिरावट नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता, उसके मजबूत बुनियादी ढांचे और उसकी संस्थागत क्षमता के पतन की एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। ये एक ऐसा विशाल समष्टि आर्थिक बदलाव है जिसने कई पीढ़ियों के भविष्य और उनके सपनों को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। इस संरचनात्मक पतन को बहुत ही बारीकी से समझने के लिए हमने इस पूरे विश्लेषण को 4 प्रमुख हिस्सों में बांटा है। पहला, ए लेगेसी ऑफ डोमिनेंस, यानी वो स्वर्णिम युग जब बंगाल का वर्चस्व था। दूसरा, द इंडस्ट्रियल एक्सोडस, जिसमें हम औद्योगिक पलायन के कारणों को समझेंगे। तीसरा, सिंडिकेट्स एंड सिस्टेमिक डिके, जो आधुनिक व्यवस्था के पतन की कहानी है। और अंत में, वेलफेयर वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां हम कल्याणकारी नीतियों और टिकाऊ विकास के बीच के संघर्ष का मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, ए लेगेसी ऑफ डोमिनेंस, यानी बंगाल का ऐतिहासिक वर्चस्व और उसका स्वर्णिम युग। वर्तमान संकट को पूरी तरह समझने के लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि इस क्षेत्र की ऐतिहासिक नींव असल में कितनी मजबूत थी। ये सिर्फ व्यापारिक सफलता की बात नहीं थी, ये एक गहरी सामाजिक प्रतिष्ठा, बौद्धिक संपदा और वैश्विक पटल पर एक निर्विवाद सांस्कृतिक वर्चस्व का दौर था। जब दुनिया औद्योगिकीकरण और आधुनिक शिक्षा के बिल्कुल शुरुआती चरणों में संघर्ष कर रही थी, तब बंगाल एक के बाद एक नए मील के पत्थर स्थापित कर रहा था। 1817 में स्थापित हिंदू कॉलेज पूरे एशिया का पहला आधुनिक शैक्षणिक संस्थान बना। 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और यहीं से एशिया को अपनी पहली यूनिवर्सिटी डिग्री मिली। व्यापारिक मोर्चे पर पूरे एशिया से निर्यात होने वाले कच्चे रेशम का 80% अकेले बंगाल की धरती पर पैदा होता था। इसके साथ ही सामाजिक सुधारों के मामले में तो ये क्षेत्र बाकी दुनिया से दशकों आगे था। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से 1829 में सती प्रथा जैसी कुरीति का उन्मूलन हुआ और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लंबे संघर्ष के बाद 1850 के दशक में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। ये वो सुधार थे जिन्होंने एक बेहद प्रगतिशील समाज की नींव रखी। और बुनियादी ढांचे की बात करें तो भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो और ट्रैम प्रणाली कलकत्ता में ही शुरू की गई थी।
यह शहर इतना आधुनिक और सुनियोजित था कि आधुनिक सिंगापुर के संस्थापक ली क्वान यू ने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने सिंगापुर का निर्माण कलकत्ता से प्रेरित होकर किया था। ये थी बंगाल की असली पहचान। और अब इस 27% के आंकड़े पर गौर करते हैं। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये बंगाल की औद्योगिक शक्ति के बिल्कुल चरम को दर्शाता है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और अपनी आर्थिक यात्रा शुरू कर रहा था, तब पूरे भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का 27% हिस्सा अकेले बंगाल से आता था। हावड़ा के कारखानों की गूंज ऐसी थी कि उसे पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था। टाटा स्टील, बाटा, आईटीसी और हिंदुस्तान मोटर्स जैसे दिग्गज औद्योगिक घरानों की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां यहीं स्थापित थीं। हुगली नदी के किनारे मीलों तक फैली जूट मिलें लाखों लोगों को रोजगार देती थीं। भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह यहीं मौजूद था, जो वैश्विक व्यापार का मुख्य द्वार था। ये वो दौर था जब बंगाल की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा थी और इसे पूरे देश के लिए विकास का एक आदर्श मॉडल माना जाता था। वहां काम करना, वहां फैक्ट्री लगाना हर भारतीय उद्योगपति का सपना होता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी औद्योगिक गाथा की दिशा ही बदल दी। हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, द इंडस्ट्रियल एक्सोडस, जहां हम इस पतन के संरचनात्मक कारणों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। एक राजनैतिक विश्लेषक के दृष्टिकोण से जब हम इस आर्थिक पतन की जड़ों को तलाशते हैं, तो 1960 के दशक का उत्तरार्ध एक बहुत बड़ा और भयानक टर्निंग पॉइंट नजर आता है। यह वो समय था जब पूंजी का पलायन यानी कैपिटल फ्लाइट शुरू हुई और कारखानों के सायरन एक एक करके हमेशा के लिए खामोश होने लगे। ये पतन रातों रात नहीं हुआ। इसका एक स्पष्ट कालानुक्रमिक नक्शा है जो 1967 के उस भयंकर खाद्य संकट से शुरू होता है जिसने पूरी राज्य सरकार को अस्थिर कर दिया। इसी भारी उथल-पुथल के बीच 1968 में एक ऐसी घटना घटी जिसने हर निवेशक की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मशहूर अभिनेता अशोक कुमार के एक कार्यक्रम में कुछ हिंसक कार्यकर्ता घुस गए और वहां जमकर उपद्रव मचाया। इसके बाद पूंजीपतियों के खिलाफ सर्वहारा वर्ग के उदय जैसे नारों ने जोर पकड़ा। 1977 में जब वामपंथी मोर्चे का शासन शुरू हुआ, तो ट्रेड यूनियन की हड़तालों ने एक संस्थागत संस्कृति का रूप ले लिया। छोटी छोटी बातों पर घेराव और तालाबंदी आम बात हो गई और अंततः 2006 में औद्योगिकरण को वापस लाने के एक आखिरी प्रयास के तहत सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण को लेकर जो हिंसक प्रदर्शन हुए, उन्होंने राज्य में नए उद्योगों की स्थापना की रही सही उम्मीदों को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जब हम समष्टि आर्थिक यानी मैक्रो इकोनॉमिक बदलावों का अध्ययन करते हैं, तो अक्सर हमें उनके पीछे छिपी मानवीय कहानियों को देखना पड़ता है। और 1968 की ये घटना उसी का एक बेहद डरावना उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक आदित्य बिरला की। कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग, जो कि राज्य सरकार का सचिवालय था, उसके ठीक सामने उनके साथ जो सुलूक हुआ वो अकल्पनीय था। उनकी गाड़ी को सरेआम रोका गया, उन्हें बाहर खींचकर उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हुए अंडरगारमेंट्स में सड़क पर पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ, एक निवेशक के नजरिए से सोचिए। आदित्य बिरला में उसी दिन बॉम्बे की फ्लाइट पकड़ी, अपने सारे निवेश और प्रोजेक्ट्स राज्य से तुरंत वापस खींच लिए और फिर कभी कलकत्ता लौटकर नहीं आए। इस घटना ने पूरे व्यापारिक समुदाय में एक नज़ीर पेश कर दी। ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक बहुत साफ और कड़ा संदेश था। जब राज्य की सत्ता के केंद्र के ठीक बाहर एक शीर्ष उद्योगपति सुरक्षित नहीं था, तो कोई भी नया उद्यमी वहां अपनी पूंजी लगाने का जोखिम कैसे उठा सकता था। यहीं से व्यावहारिक बाधाओं ने नया रूप ले लिया। और फिर आया 1980 का दशक और उसके साथ आई एक ऐसी नीतिगत विफलता जिसने एक पूरी पीढ़ी का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। एक नारा बहुत मशहूर हुआ, कंप्यूटर खाबे ना लोग खाबे, जिसका अर्थ था कंप्यूटर नौकरियां खा जाएगा, लोगों का पेट नहीं भरेगा। यह केवल सड़कों पर गूंजने वाला एक राजनीतिक नारा नहीं था, यह एक कड़ा सरकारी रुख था। जब पूरी दुनिया और भारत के बाकी हिस्से आने वाली आईटी क्रांति के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, तब बंगाल में प्रशासन बैंकों और सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर लगाने का पुरजोर विरोध कर रहा था। इस तकनीक विरोधी नीति का सबसे बड़ा और दीर्घकालिक आर्थिक नुकसान ये हुआ कि उस समय एक विशाल आईटी हब बनाने का सबसे पहला और सबसे आकर्षक प्रस्ताव बंगाल सरकार को ही मिला था। लेकिन वैचारिक हट के चलते सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंततः वह निवेश और वह पूरा आईटी हब बैंगलोर चला गया। इस एक फैसले ने राज्य में बड़े पैमाने पर भविष्य की नौकरियों को खत्म कर दिया। वह युवा कार्यबल जो तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकता था, उसे पुरानी और ढहती हुई व्यवस्थाओं के सहारे छोड़ दिया गया। इन लगातार नीतिगत चूकों का सीधा और कठोर आर्थिक परिणाम इस तुलना में साफ दिखाई देता है।
1960 में राष्ट्रीय जीडीपी में बंगाल का योगदान 10.5% था, जो अपने आप में बहुत बड़ा था। लेकिन 2011 आते आते ये योगदान सिकुड़कर मात्र 6.5% रह गया। एक समय जो राज्य प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे था, वो राष्ट्रीय औसत से भी काफी नीचे चला गया। पुराने औद्योगिक हब वीरान होने लगे, कारखाने खाली इमारतों और खंडरों में तब्दील हो गए। लेकिन सच कहें तो ये गिरावट सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं थी, ये एक गहरा संस्थागत पतन था। उच्च शिक्षा का जो गौरवशाली और प्रतिष्ठित इतिहास हमने पहले देखा था, वो पूरी तरह से चरमरा गया। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों और कुलपतियों की नियुक्तियां अब उनकी शैक्षणिक योग्यता या शोध के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक पार्टी के प्रति उनकी वफादारी के आधार पर होने लगीं। इसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल के बेहतरीन बुद्धिजीवियों, शोधकर्ताओं और प्रोफेसरों का भारी ब्रेन ड्रेन हुआ। वो सभी दिल्ली, मुंबई या फिर विदेशी विश्वविद्यालयों की ओर पलायन कर गए और पीछे छूट गए वो शैक्षणिक संस्थान जो कभी एशिया का गौरव हुआ करते थे। और इस व्यापक संस्थागत पतन के पीछे जो सबसे कड़वी जमीनी हकीकत थी, उसे ये एक संख्या बयान कर देती है, 28,000। वस्तुनिष्ठ और स्वतंत्र रिपोर्टों के अनुसार 1977 से 2011 के बीच बंगाल में 28,000 से अधिक राजनीतिक हत्याएं हुईं। ये कोई सामान्य अपराध दर का आंकड़ा नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कीमत थी जहां हर गांव, हर पंचायत, हर स्कूल और हर राशन की दुकान पर कैडर आधारित सिस्टम का पूरा नियंत्रण था। असहमति के हर स्वर को, विरोध की हर आवाज को बहुत ही सुनियोजित और बर्बर हिंसा के जरिए कुचल दिया जाता था। इस राजनीतिक हिंसा ने न केवल व्यापार और उद्योग के लिए एक बेहद डरावना और अस्थिर माहौल तैयार किया, बल्कि इसने समाज के भीतर से एक सामूहिक पहचान और स्वतंत्र सोच को भी खत्म कर दिया। राज्य में राजनीतिक हिंसा और दमन की एक ऐसी लंबी और गहरी परंपरा स्थापित हो गई, जिससे बाहर निकलना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन दशकों के पतन के बाद हम पहुंचते हैं हमारे तीसरे भाग पर, सिंडिकेट्स एंड सिस्टमिक डिके, जहां हम 2011 के बाद से आधुनिक युग के प्रशासनिक ढांचे की वास्तविकता को समझेंगे। 2011 में जब 34 साल लंबे वामपंथी शासन का अंत हुआ और एक नए प्रशासन ने भारी बहुमत के साथ सत्ता संभाली, तो पूरे राज्य में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई थी। लोगों को लगा कि अब शायद बंगाल फिर से खड़ा होगा, एक नया सवेरा आएगा। लेकिन जमीनी प्रशासनिक स्तर पर वास्तविकता कुछ और ही थी। जो कैडर पिछले 3 दशकों से गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में पुरानी पार्टी का नेटवर्क चलाते थे, उन्होंने बहुत ही चतुराई से रातों रात अपनी वफादारी बदल ली और नई सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा बन गए। नतीजा ये हुआ कि सिंडिकेट सिस्टम बिना किसी रुकावट के बल्कि और अधिक मजबूती से जारी रहा। इस सिस्टम का सबसे क्रूर और आम चेहरा बनकर उभरा कट मनी। ये कट मनी क्या है? चाहे किसी गरीब को आवास योजना का पैसा मिलना हो, मनरेगा के तहत मजदूर की दिहाड़ी हो, या यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाली सरकारी सहायता राशि ही क्यों ना हो, हर जगह इन स्थानीय सिंडिकेट्स का एक तय हिस्सा, एक कमीशन कटता था। अगर कोई आम नागरिक अपना खुद का छोटा सा घर बनाना चाहे, तो उसे ईंट, बालू और सीमेंट उसी इलाके के सिंडिकेट से और उन्हीं की तय की गई मनमानी और महंगी कीमत पर ही खरीदना पड़ता था। ये एक ऐसा राजनीतिक संरक्षण का ढांचा है जिसने स्थानीय उद्यमियों को पनपने से रोका और आम जनता का शोषण किया। और जब ये प्रणालीगत भ्रष्टाचार जमीनी स्तर से उठकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचता है, तो उसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं, ये हम इन 3 प्रमुख शासन विफलताओं से समझ सकते हैं। सबसे पहले शारदा पोंजी घोटाला। इस वित्तीय घोटाले में लगभग 17 लाख आम लोगों ने, जिनमें से ज्यादातर बेहद गरीब थे, अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई खो दी। इसका मानवीय प्रभाव इतना भयंकर था कि 200 से अधिक लोगों ने अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली। फिर आया नारद स्टिंग ऑपरेशन, जिसने सार्वजनिक विश्वास को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। इसमें 11 बड़े नेता और मंत्री कैमरे पर खुलेआम रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। लेकिन शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक था एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला। यहां ओएमआर शीट्स के साथ सीधे तौर पर छेड़खानी की गई और पैसे लेकर अयोग्य लोगों को नौकरियां बांटी गईं। इस भ्रष्टाचार का सीधा परिणाम ये हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय को कड़ा कदम उठाते हुए 25,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां एक ही झटके में रद्द करनी पड़ी। जरा उन हजारों युवाओं और उनके परिवारों की पीड़ा की कल्पना कीजिए, जिन्होंने अपनी योग्यता और कड़ी मेहनत के बावजूद अपना भविष्य एक भ्रष्ट व्यवस्था के हाथों खो दिया। ये घटनाएं सिर्फ घोटाले नहीं हैं, ये एक राज्य के संस्थागत ढांचे और उसकी पारदर्शिता के पूरी तरह से ढह जाने के स्पष्ट साक्ष्य हैं। वित्तीय घोटालों और आर्थिक नुकसान से भी परे,
अगर हम सामाजिक मूल्यों की बात करें तो हाल के दिनों में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और संदेशखाली में जो त्रासदियां हुईं, उन्होंने राज्य की पूरी सांस्कृतिक चेतना को झकझोर कर रख दिया है। संदेशखाली में स्थानीय राजनीतिक रसूखदारों द्वारा महिलाओं के साथ जो व्यवस्थित शोषण हुआ, और फिर आरजीकर अस्पताल जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर एक युवा महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को एक बड़े राष्ट्रीय विमर्श का रूप दे दिया। इन घटनाओं ने आम जनता के विश्वास को इस हद तक तोड़ दिया कि पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर स्वतः स्फूर्त विरोध प्रदर्शन हुए, और इन सब के बीच प्रशासन की जो प्रतिक्रिया थी वो और भी निराशाजनक थी, विशेषकर जब ये बयान दिया गया कि महिलाओं को रात की शिफ्ट्स में काम नहीं करना चाहिए या रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरह के बयानों में समाज के उस प्रगतिशील सांस्कृतिक दृष्टिकोण को सीधे तौर पर चुनौती दी जिसके लिए बंगाल कभी पूरे एशिया में जाना जाता था। ये अब केवल कानून व्यवस्था की विफलता का मामला नहीं रह गया था, ये नागरिक अधिकारों, महिलाओं की सार्वजनिक स्वतंत्रता और सामूहिक सांस्कृतिक गौरव पर एक सीधा प्रहार था जिसने समाज में एक बहुत गहरी खाई पैदा कर दी है। इन सभी चुनौतियों के बीच प्रशासन आखिर कैसे काम कर रहा है, इसे समझने के लिए हम अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, वेलफेयर वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां हम कल्याणकारी नीतियों और टिकाऊ विकास के बीच के संतुलन का मूल्यांकन करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब भारी उद्योगों का पूरी तरह से पलायन हो चुका है, नए निवेश का माहौल लगभग खत्म है और रोजगार के अवसर सिकुड़ रहे हैं, तो वर्तमान प्रशासन अपनी राजनीतिक वैधता और जनता का समर्थन कैसे बनाए रखता है? इस जटिल सवाल का सीधा उत्तर हमें इन सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में मिलता है। अगर हम निष्पक्षता से मूल्यांकन करें तो इस प्रशासन ने 70 से अधिक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने के मॉडल को बड़े पैमाने पर अपनाया है। कन्याश्री योजना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि इसने लड़कियों के स्कूल ड्रॉपआउट्स दर को वास्तव में काफ़ी हद तक कम किया है। लक्ष्मी भंडार योजना के माध्यम से लाखों परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने एक सुनिश्चित आर्थिक सहायता मिलती है। रूपाश्री के तहत गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए एक मुश्त आर्थिक मदद दी जाती है, और 2 रुपए किलो चावल जैसी सब्सिडाइज्ड राशन योजना ने उन लाखों अत्यंत गरीब परिवारों को भूख से बचाया है जिनके पास आज आय का कोई दूसरा ठोस साधन नहीं बचा है। अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो राज्य में चरम गरीबी को प्रबंधित करने में, लोगों को एक बुनियादी सेफ्टी नेट देने में इन योजनाओं की जमीनी सफलता को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब हम दीर्घकालिक आर्थिक विकास की बात करते हैं तो यहीं पर एक बहुत बड़ी और खतरनाक खाई नजर आती है। इन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज गरीबी का प्रबंधन तो हो रहा है, लेकिन वे गरीबी को जड़ से खत्म नहीं कर रही हैं। वे नया धन, नई पूंजी या नई संपदा का निर्माण नहीं कर रही हैं। आज समाज 2 स्पष्ट हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। एक तरफ राज्य के वो नागरिक हैं जो पूरी तरह से सरकार के मासिक भत्तों और कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर हो चुके हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा मध्यम वर्ग है जो लगातार सिकुड़ रहा है। जरा आज के उस पढ़े लिखे युवा के बारे में सोचिए जिसने कड़ी मेहनत करके इंजीनियरिंग या प्रबंधन की डिग्री हासिल की है। जब वो बाहर निकलता है तो खुद को एक ऐसे स्थानीय जॉब मार्केट में पाता है जो लगभग खाली है। उच्च स्तरीय तकनीकी और विनिर्माण नौकरियों के अभाव में इस युवा कार्यबल के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वे मजबूर होकर अपने घरों, अपनी संस्कृति और अपने बुजुर्ग माता पिता को पीछे छोड़कर मुंबई, दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये पिछले 3 दशकों से चले आ रहे उस औद्योगिक ब्रेन ड्रेन की सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक कीमत है जो आज पूरा राज्य चुका रहा है। कभी चहल पहल से भरे रहने वाले वो पुराने औद्योगिक हब और उनकी खाली पड़ी इमारतें आज उसी टूट चुके सपने की खामोश गवाह हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम और ऐतिहासिक बदलावों के इस गहन विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक प्रश्न पर आकर रुकते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो धीरे धीरे पूरी तरह से कल्याणकारी निर्भरता के चक्र में फंस गया है, वो वापस एक टिकाऊ औद्योगिक और विनिर्माण अर्थव्यवस्था की ओर कैसे लौट सकता है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों, व्यापारिक घरानों और आर्थिक नीति शोधकर्ताओं के लिए ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि इस राज्य को अपना खोया हुआ गौरव और वो ऐतिहासिक बौद्धिक प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए सिर्फ कुछ योजनाओं या छोटे-मोटे बदलावों की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक बड़े पैमाने पर संस्थागत सुधारों, पूर्ण प्रशासनिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की आवश्यकता है। क्या राज्य का वर्तमान बुनियादी ढांचा और उसकी नीतियां खुद को इतना बदल पाएंगी कि वे फिर से आधुनिक तकनीकी विकास और बड़े पैमाने पर निजी पूंजी निवेश को आकर्षित कर सकें? क्या हम युवाओं को उनके घर में ही बेहतर भविष्य दे पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर केवल इस राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के आर्थिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इसने आपको इन संरचनात्मक बदलावों को एक नए नजरिए से देखने और सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।